फ्रेंड्स, मैं हूं महेश महतो और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल भूगोल फॉर यू। आज के वीडियो सत्र में हम लोग झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा द्वितीय स्वावधिक परीक्षा से संबंधित कक्षा 12 विषय भूगोल के मॉडल प्रश्न पत्र सेट नंबर 1 को हल करेंगे तथा वीडियो के अंत तक बने रहें। जैसा कि आप लोग जानते हैं, झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा द्वितीय स्वावधिक परीक्षा से संबंधित संभावित परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। यह परीक्षा मार्च 2022 के अंतिम सप्ताह में आयोजित की जानी है। इसी को ध्यान में रखते हुए झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा कक्षा 12 के सभी विषयों के 5-5 मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए गए हैं। इसी आधार पर द्वितीय स्वावधिक परीक्षा आयोजित की जानी है, अतः इन मॉडल प्रश्न पत्रों को हल करना अति आवश्यक है। इसी के अनुरूप प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही साथ प्रथम स्वावधिक परीक्षा जो दिसंबर में आयोजित की जाने वाली थी, वह किसी कारणवश स्थगित कर दी गई है। यह परीक्षा भी द्वितीय स्वावधिक परीक्षा अर्थात मार्च महीना के अंतिम सप्ताह में 7 में ही आयोजित की जाएगी। प्रथम स्वावधिक परीक्षा से संबंधित भूगोल विषय के मॉडल प्रश्न पत्रों से संबंधित वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन तथा नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसे भी क्लिक करके अवश्य देखें। दोनों परीक्षाएं एक साथ आयोजित होने वाली है, अतः दोनों स्वावधिक परीक्षा से संबंधित मॉडल प्रश्न पत्रों को हल करना अति आवश्यक है। तो आइए जानते हैं इस बार के मॉडल प्रश्न पत्रों में या द्वितीय स्वावधिक परीक्षा से संबंधित मॉडल प्रश्न पत्र का प्रारूप किस प्रकार है। तो द्वितीय स्वावधिक परीक्षा में भूगोल विषय में प्रश्न प्रारूप के सामान्य निर्देश इस प्रकार हैं। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। कुल प्रश्नों की संख्या 19 है। प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 7 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में देना है और प्रत्येक प्रश्न का मान 1 अंक निर्धारित किया गया है। और प्रश्न संख्या 8 से लेकर प्रश्न संख्या 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों को उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में देना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। साथ ही साथ प्रश्न संख्या 15 से प्रश्न संख्या 19 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में देना है। साथ ही साथ इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार से प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 1, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं। प्रश्न संख्या 2, जनसंख्या प्रवास से आप क्या समझते हैं। हरित क्रांति क्या है। जल प्रदूषण से होने वाले किन्हीं 2 बीमारियों के नाम लिखें। जल संभर प्रबंधन के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। धात्विक खनिज के 2 उदाहरण लिखिए। आधारभूत उद्योग क्या है। 8वां प्रश्न, जल प्रदूषण के रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दें। 9वां प्रश्न है, भारत में सड़क परिवहन को परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में अधिक उपयोगी क्यों माना जाता है। 10वां प्रश्न है, आकार के आधार पर विनिर्माण उद्योगों को वर्गीकृत कीजिए। 11वां प्रश्न है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का वर्णन कीजिए। 12वां प्रश्न है, वर्षा जल संरक्षण क्या है, इसके 4 उद्देश्य बताइए। 13वां प्रश्न है, भारत में कृषि की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। 14वां प्रश्न है, जनसंख्या प्रवास को प्रभावित करने वाले अपकर्ष कारकों को लिखिए। 15वां प्रश्न है, भारत में जनसंख्या वितरण घनत्व को प्रभावित करने वाले किन्हीं की व्याख्या कीजिए। 16वां प्रश्न है, भारत में गेहूं के उत्पादन और वितरण का वर्णन कीजिए। 17वां प्रश्न है, मृदा प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। मृदा प्रदूषण के कारणों को लिखें। और 18वां प्रश्न है, उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करें। 19वां प्रश्न है, दिए गए भारत के मानचित्र के आधार पर 801 से अधिक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व वाले राज्य का नाम लिखें। ये मॉडल प्रश्न सेट नंबर 1 है। इसमें से एक मानचित्र दिया गया है। इसमें से 801 व्यक्ति से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का नाम लिखना है। तो ये प्रश्न है। आइए अब हम लोग इन प्रश्नों को हल करते हैं बारी बारी से। पहला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाली जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है।
दूसरे शब्दों में अगर इसका उत्तर दे तो किसी क्षेत्र की जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। इसे निम्न सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। इनमें से तीनों किसी को हम लोग उत्तर दे सकते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाली जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, या किसी क्षेत्र की जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है, या इसे हम लोग फॉर्मूला के रूप में भी लिख सकते हैं। जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल होता है। दूसरा प्रश्न है, जनसंख्या प्रवास से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है, लोगों के अपने पूर्व निवास स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसने या निवास करने की प्रक्रिया को प्रवास कहा जाता है। प्रवास में कुछ दूरी तय करना एवं निवास स्थान में परिवर्तन प्रमुख प्रक्रिया होती है। तीसरा प्रश्न है, हरित क्रांति क्या है? तो इसका उत्तर है, 1990 के दशक में भारतीय कृषि में सिंचाई सुविधाओं में विकास, रासायनिक खादों के उपयोग, उच्च उत्पादक क्षमता वाले बीजों के उपयोग, कीटनाशकों के उपयोग तथा नवीन कृषि यंत्रों के उपयोग से खाद्यान्न के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि को हरित क्रांति के नाम से जानी जाती है। अगर एक लाइन में इसका उत्तर लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं, हरित क्रांति का तात्पर्य अत्यधिक मात्रा में खाद्यान्नों के उत्पादन से होता है। चौथा प्रश्न है, जल प्रदूषण से होने वाली किन्हीं दो बीमारियों के नाम लिखें। तो इसका उत्तर है, जल जनित जो बीमारियां होती है, हैजा, पीलिया, पेचिस, डायरिया, टाइफाइड, ये सभी जल जनित बीमारियां हैं। पांचवा प्रश्न है, जल संभर प्रबंधन के कोई दो उद्देश्य लिखें। तो यहाँ पर दो उद्देश्य बताए गए हैं। पहला उद्देश्य वर्षा जल संग्रहण करना और दूसरा है बहते जल को रोकना और विभिन्न विधियों जैसे अंतःसरवन, तालाब, कुआं, पुनर्भरण द्वारा भूमिगत जल स्तर को ऊपर उठाना है। छठा प्रश्न है, धात्विक खनिजों के दो उदाहरण लिखें। तो इसका उत्तर है, खनिजों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज के अंतर्गत दो भागों में फिर विभाजित किया जाता है, अलौह धात्विक खनिज और लौह धात्विक खनिज। तो लौह धात्विक खनिज के अंतर्गत लोहा और मैग्नीज आता है, वहीं अलौह धात्विक खनिज के अंतर्गत तांबा और बॉक्साइट को रखा जाता है। इसका उत्तर हम लोग दो लिख सकते हैं, लोहा और मैग्नीज। सातवां प्रश्न है, आधारभूत उद्योग क्या है? तो इसका उत्तर, ऐसे उद्योगों को आधारभूत उद्योग कहा जाता है जो दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल का उत्पादन करता है, जैसे लोहा इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग द्वारा उत्पादित लौह इस्पात को विभिन्न वस्तु वाले उद्योग अपने कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आठवां प्रश्न है, जल प्रदूषण के रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दें। तो इसका उत्तर है, अपशिष्टों तथा अपशिष्ट युक्त जल को नदियों, तालाबों तथा अन्य जलीय स्रोतों में बहने पर प्रतिबंध लगाना। दूसरा सुझाव, प्रदूषित जल को प्राकृतिक जलीय स्रोत में गिरने से पूर्व उसमें शैवाल की कुछ प्रजातियां एवं जल कुंभी के पौधे को उगाकर प्रदूषित जल को शुद्ध करना। तीसरा उपाय कर सकते हैं, खुले में शौच कार्य पर प्रतिबंध एवं शौचालयों का व्यवस्था करना। नौवां प्रश्न है, भारत में सड़क परिवहन को परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में अधिक उपयोगी क्यों माना जाता है? तो इसके पीछे कारण है, नंबर 1, कम दूरी के लिए सड़क परिवहन अन्य साधनों के अपेक्षा आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है। दूसरा कारण है, सड़क मार्गों द्वारा स्थानीय उत्पादों, विशेषकर कृषि उत्पादों को बिक्री केंद्रों या बाजार तक पहुंचाने में काफी सुविधाजनक होती है। तीसरा जो है, सड़कों के द्वारा उत्पादक के द्वार से उपभोक्ता के द्वार तक वस्तुओं को आसानी से पहुंचाया जा सकता है, जो रेल, जल, वायु परिवहन से संभव नहीं है। चौथा जो है, सड़क मार्ग दुर्गम, पहाड़ी, बीहड़ क्षेत्रों में भी बनाई जा सकती है। और पांचवा, शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं जैसे दूध, मांस, मछली, फल, सब्जियां आदि का परिवहन अधिक सुविधाजनक होता है। इन्हीं कारणों के कारण परिवहन के अन्य साधनों के तुलना में सड़क परिवहन बेहतर माना जाता है। 10वां प्रश्न है, आकार के आधार पर विनिर्माण उद्योगों को वर्गीकृत कीजिए। तो इसका उत्तर है, किसी भी उद्योग का आकार बड़ा है
या छोटा है, इसका निर्धारण उसमें लगने वाली पूंजी की मात्रा, उसमें कार्य करने वाले श्रमिकों की संख्या, उसमें लगने वाले कच्चे माल एवं शक्ति के साधन की मात्रा, उसमें उत्पादों की मात्रा तथा उद्योगों का भौगोलिक आकार आदि के आधार पर विनिर्माण उद्योग को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला कुटीर उद्योग या घरेलू उद्योग, दूसरा लघु उद्योग या छोटे पैमाने के उद्योग और तीसरा बृहत उद्योग या बड़े पैमाने के उद्योग। तो आकार के आधार पर उद्योगों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है, कुटीर उद्योग या घरेलू उद्योग, लघु उद्योग या छोटे पैमाने के उद्योग और तीसरा बृहत उद्योग या बड़े पैमाने के उद्योग। 11वां प्रश्न है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का वर्णन कीजिए। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को सतत पोषणीय ऊर्जा स्रोत या नवीनीकरण योग्य ऊर्जा के स्रोत भी कहा जाता है। यह हमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय या तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा आदि से प्राप्त होती है। इसमें से सौर ऊर्जा क्या है? सौर ऊर्जा जब फोटोवोल्टाइक सेलों में विपासित सूर्य की किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो उससे सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। पवन ऊर्जा प्रवाहित पवन से पवन चक्कियों की सहायता से टरबाइन को चलाया जाता है, जिससे पवन की गतिज ऊर्जा को टरबाइन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तीसरा है ज्वारीय या तरंग ऊर्जा। महासागरीय ज्वार या तरंगों से विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है, इसे ज्वारीय या तरंग ऊर्जा कहा जाता है। भूतापीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जो पृथ्वी के भूगर्भ में पाई जाने वाली उच्च ताप से प्राप्त किया जाता है। जब भूगर्भ से मैग्मा निकलता है तो उसमें अपार ऊर्जा निर्मुक्त होती है। इसके अतिरिक्त गीजर कूपों अर्थात गर्म जो कूप होते हैं जहां से गर्म पानी निकलता है, से निकलने वाले गर्म जल से भी ताप ऊर्जा प्राप्त की जाती है, इसे ही भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। और 5वां है जैव ऊर्जा। जैव ऊर्जा उस ऊर्जा को कहा जाता है जिसे जैविक उत्पादों से प्राप्त किया जाता है, जिसमें कृषि अवशेष, पशु अपशिष्ट, नगर पालिका, औद्योगिक एवं अन्य अपशिष्ट पदार्थों को सड़ाकर प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है, जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा, ताप ऊर्जा अथवा खाना पकाने के लिए गैस में परिवर्तित किया जाता है। 6ठा प्रश्न है, वर्षा जल संरक्षण क्या है? इसके 4 उद्देश्य बताएं। इसका उत्तर, वर्षा जल के एक एक बूंद को सुरक्षित या उपयोगी बनाने के लिए वर्षा जल को नलकूपों, गड्ढों, जलाशयों और कुओं में एकत्र करना वर्षा जल संरक्षण कहलाता है। वर्षा जल संग्रहण विभिन्न उद्देश्यों के लिए वर्षा के जल को रोकने एवं एकत्र करने की विधि है। वर्षा जल संरक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला, जल की निरंतर मांग को पूरा करना। दूसरा, भौम जल स्तर में वृद्धि करना। तीसरा, मृदा अपरदन को कम करना। और चौथा, बाढ़ और सूखे की समस्या का निवारण करना। 5वां, फ्लोराइड और नाइट्रेट्स जैसे प्रदूषकों को कम करके अमिश्रित भूमिगत जल की गुणवत्ता को बढ़ाना। और 6ठा, सिंचाई, औद्योगिक आपूर्ति एवं घरेलू मांगों को पूरा करना। ये वर्षा जल संरक्षण के उद्देश्य हैं। 13वां प्रश्न है, भारत में कृषि की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, भारत में 1960 के दशक में हरित क्रांति के बाद भारतीय कृषि में अभूतपूर्व उन्नति की है तथा उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई है। इसके बावजूद भी भारतीय कृषि को अभी भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कुछ प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित इस प्रकार है, जैसे पहला, अनियमित मानसून पर निर्भरता, निम्न उत्पादकता, वित्तीय संसाधनों की बाध्यताएं तथा ऋणग्रस्तता। चौथा है भूमि सुधार में कमी। 5वां, छोटे खेत तथा विखंडित जोत। और 6ठी समस्या, वाणिज्यीकरण का अभाव। 7वीं समस्या, व्यापक अल्प रोजगारी। तथा 7वीं जो समस्या है, कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण। 14वां प्रश्न है, जनसंख्या प्रवास को प्रभावित करने वाले अपकर्ष कारक को लिखिए। तो इसका उत्तर है, जनसंख्या प्रवास के अपकर्ष कारक उन कारकों को कहा जाता है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये कारक निम्नलिखित हैं। पहला, रोजगार के अवसर उपलब्ध होना।
दूसरा रहन सहन की अच्छी दशाएं होना, तीसरा क्षेत्र में शांति एवं स्थायित्व होना, चौथा जीवन व संपत्ति की सुरक्षा होना, पांचवा अनुकूल जलवायु होना, छठा शिक्षा स्वास्थ्य मनोरंजन परिवहन एवं संचार की सुविधाएं विकसित होना। ये सभी अपकर्ष कारक के उदाहरण हैं। इसके द्वारा लोग उन क्षेत्रों की ओर खींचे चले आते हैं। और 15वां प्रश्न जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसके लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। 5वां प्रश्न है, भारत की जनसंख्या वितरण घनत्व को प्रभावित करने वाले किन्हीं 5 कारकों की व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर हम लोग लिख सकते हैं। सिर्फ हम लोग कारकों का व्याख्या कर सकते हैं, परंतु यहाँ कुछ उदाहरण से समझना अति आवश्यक है। भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 1,21,01,93,422 थी। वहीं जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर थे। भारत में जनसंख्या वितरण और घनत्व सभी राज्यों में क्षेत्रफल के अनुपात में एक समान रूप से नहीं पाई जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कुछ बड़े राज्य जैसे अरुणाचल प्रदेश कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.55% भाग है, जहां देश की कुल जनसंख्या का मात्र 0.8% लोग निवास करते हैं तथा यहाँ का जनसंख्या घनत्व मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उसी प्रकार जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख कुल भौगोलिक क्षेत्र का 6.76% है, जबकि वहां की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का मात्र 1.4% निवास करती है तथा जनसंख्या घनत्व 124 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 0.05% भाग है, जहां कुल जनसंख्या का लगभग 2% जनसंख्या निवास करती है और जनसंख्या घनत्व 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो भारत के जनसंख्या वितरण काफी असमान है तथा जनसंख्या घनत्व भी काफी असमान पाया जाता है। भारत में जनसंख्या घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला भौतिक कारक। भौतिक कारक के अंतर्गत जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु, मृदाएं। आर्थिक कारक के अंतर्गत खनिज, नगरीकरण एवं औद्योगिकरण तथा सामाजिक कारक और सांस्कृतिक कारक में विभाजित किया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर तो मुख्य रूप से यहीं से शुरू होता है। हम लोग इन्हीं कारकों को 2-2 लाइन में व्याख्या करना है। तो भौतिक कारक के अंतर्गत जल की उपलब्धता। जल की उपलब्धता से तात्पर्य होता है जिस क्षेत्र में सुविधाजनक रूप से जल की उपलब्धता होती है वहां लोग आसानी से वहां लोग बसना चाहते हैं। जिन क्षेत्रों में जल का अभाव पाया जाता है लोग काफी कम बसते हैं। इसका उदाहरण राजस्थान क्षेत्र है या पर्वतीय क्षेत्र है। जिन क्षेत्रों में जल का अभाव पाया जाता है काफी कम लोग निवास करते हैं, वहीं मैदानी क्षेत्रों में अधिक लोग बसते हैं। भू आकृति का संबंध जो होता है, भू आकृति का संबंध ऊंचावच से होता है और ऊंचावच में मैदानी क्षेत्रों में लोग ज्यादा निवास करते हैं, वहीं पर्वतीय, मरुस्थलीय या दलदलीय क्षेत्रों में लोग काफी कम निवास करते हैं। जलवायु को भी हम लोग उसी तरह से व्याख्या कर सकते हैं। अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्रों में लोग ज्यादा बसते हैं, वहीं प्रतिकूल जलवायु वाले प्रदेश में लोग काफी कम निवास करते हैं। उसी प्रकार से भौतिक कारक में मृदाएं हैं। मृदा, उपजाऊ मृदा वाले क्षेत्रों में लोग अधिक निवास करते हैं। गंगा के मैदानी क्षेत्रों में अत्यधिक लोगों का निवास पाया जाता है। उसी प्रकार अनुपजाऊ मृदा वाले क्षेत्रों में लोगों का बसाव कम पाया जाता है। आर्थिक कारक में खनिज, नगरीकरण और औद्योगिकरण को शामिल किया जाता है। खनिज के अंतर्गत जिन क्षेत्रों में खनिज संपदा अधिक मात्रा में पाई जाती है वहां जनसंख्या का निवास अधिक पाया जाता है। छोटा नागपुर का पठार इसका अच्छा उदाहरण है। उसी प्रकार से नगरीय क्षेत्र, नगरीकरण जिन क्षेत्रों में विकसित होता है वहां पर नगरीय जनसंख्या धीरे धीरे अधिक बढ़ने लगती है। औद्योगिकरण के कारण भी, उद्योगों की स्थापना होने के कारण भी लोगों की संख्या में वृद्धि होने लगती है। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी जनसंख्या को प्रभावित करती है। सांस्कृतिक नगर जैसे इलाहाबाद, प्रयागराज या बनारस, ये सभी जो सांस्कृतिक नगर हैं, इन नगरों के कारण भी जनसंख्या में वृद्धि पाई जाती है। तो ये सभी जो है, ये सभी कारक भारतीय जनसंख्या वितरण तथा घनत्व को प्रभावित करते हैं। 16वां प्रश्न है, भारत में गेहूं के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है, भारत में चावल के बाद गेहूं दूसरा प्रमुख खाद्यान्न फसल है।
भारत गेहूं के उत्पादन के दृष्टिकोण से विश्व का चौथा बड़ा देश है। वर्ष 2015 में विश्व के कुल गेहूं उत्पादन का 11.5% भारत के द्वारा किया गया था। देश के उत्तरी पश्चिमी राज्यों में गेहूं प्रमुख खाद्यान्न फसल के रूप में उपयोग किया जाता है। गेहूं रबी फसल ऋतु में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल है। इसकी खेती सिंचाई वाले क्षेत्रों में विशेष रूप से की जाती है, परंतु हिमालय के उच्च भागों में तथा मध्य प्रदेश के मालवा के पठारी भागों में यह वर्षा पर निर्भर फसल है। भारत में कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग 14% भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है। भारत में 85% गेहूं उत्पादक क्षेत्र उत्तर पश्चिमी एवं मध्य भाग अर्थात उत्तरी गंगा के मैदान, मालवा के पठार तथा हिमालय पर्वत श्रेणी में 2700 मीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। भारत में गेहूं के प्रमुख उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान है। पंजाब और हरियाणा में गेहूं की उत्पादकता सबसे अधिक है। यहाँ पर प्रति हेक्टर जो उत्पादन है वह 4000 किलोग्राम है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है। इसके बाद पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश क्रमशः दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वें स्थान पर है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान व बिहार में प्रति हेक्टेयर पैदावार मध्यम स्तर का है। वहीं मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर में उत्पादकता कम एवं वर्षा आधारित होता है। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न, मृदा प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? मृदा प्रदूषण के कारकों को लिखें। तो इसका उत्तर है मृदा हमारे भौतिक पर्यावरण का अति महत्वपूर्ण संसाधन है। यह पृथ्वी पर पाए जाने वाले लगभग सभी प्रकार के वनस्पतियों का आधार होता है। साथ ही साथ सभी प्रकार के जीवधारी इस पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर होते हैं। मृदा में विभिन्न प्रकार के लवण, खनिज, कार्बनिक पदार्थ, गैस, जल का एक निश्चित अनुपात का मिश्रण होता है, लेकिन जब इन भौतिक एवं रासायनिक गुणवत्ता में ह्रास होता है तो इसे मृदा प्रदूषण कहा जाता है। यहीं से हम लोग को मुख्य रूप से लिखना है, इस प्रश्न का उत्तर यहीं से हम लोग को मुख्य रूप से लिखना है कि मृदा में विविध प्रकार के लवण, खनिज, कार्बनिक पदार्थ, गैस, जल का एक निश्चित अनुपात का एक मिश्रण होता है, लेकिन जब इन भौतिक एवं रासायनिक गुणवत्ता में ह्रास होता है तो इसे मृदा का प्रदूषण कहा जाता है। मृदा का प्रदूषण अधिकतर मानव के गलत क्रियाओं तथा कभी कभी प्राकृतिक प्रकोप से होता है। मृदा प्रदूषण के कुछ निम्नलिखित कारण इस प्रकार हैं। मृदा अपरदन के फलस्वरूप मृदा प्रदूषित होती है। मृदा अपरदन के कारण ऊपरी जो परत होती है उपजाऊ मिट्टी वह बह जाती है, जिसके कारण मृदा की गुणवत्ता में कमी आती है। दूसरा जो कारण है रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों का प्रयोग। रासायनिक फसल के उत्पादन हेतु रासायनिक खाद और कीटनाशकों को वर्तमान समय में अधिक मात्रा में उपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण भी मृदा प्रदूषित हो रही है। तीसरा जो कारण है नगरीय एवं औद्योगिक अपशिष्ट। नगरीय एवं औद्योगिक अपशिष्ट भी मृदा प्रदूषण के कारण होते हैं, क्योंकि नगरों और उद्योगों से निकलने वाले जो अपशिष्ट होते हैं वह काफी विषैले होते हैं। जहां पर जिस भूमि पर यह रखा जाता है वहां की मृदा प्रदूषित हो जाती है। उसी प्रकार से वनों में लगने वाली आग भी मृदा को प्रदूषित करती है, क्योंकि मृदा में विभिन्न जैविक तत्व पाए जाते हैं जो आग के कारण उसको काफी नुकसान पहुंचता है, जिससे मृदा की गुणवत्ता में कमी आती है। जलाक्रांत भी मृदा को प्रदूषण करता है। जलाक्रांत का तात्पर्य है वर्तमान समय में जो हाइब्रिड बीजों का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें अत्यधिक मात्रा में सिंचाई की आवश्यकता होती है और भूमि को अत्यधिक मात्रा में सिंचाई करने से उसकी उर्वरकता शक्ति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। इसी को जलाक्रांत कहा जाता है। 18वां प्रश्न है उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करें। तो इसका उत्तर है किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए यह ध्यान रखना जरूरी होता है कि वस्तुओं का उत्पादन लागत कम से कम हो और लाभ अधिक से अधिक हो। इसके लिए उद्योगों को किसी भी स्थान में स्थापित करने के लिए निम्नलिखित कारकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ये सभी कारक उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं।
पहला है कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता, अर्थात उद्योगों को स्थापित करने से पहले यह ध्यान देना अति आवश्यक होता है कि आसपास उससे संबंधित कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। उसी प्रकार दूसरा जो कारक है सस्ते श्रमिक आपूर्ति तक अभिगम्यता। बृहद उद्योग या उद्योगों को स्थापित करने से पहले यह भी ध्यान रखना अति आवश्यक होता है कि आसपास जो क्षेत्र है वह सस्ते श्रमिकों वाले क्षेत्र होना चाहिए। सस्ते श्रमिकों के अभाव में ही यूरोपीय देश या अमेरिकी देश उद्योगों से अपना हाथ पीछे खींच रहे हैं। उद्योग वहां स्थापित नहीं किए जाते हैं क्योंकि सस्ते श्रमिक उद्योग स्थापित नहीं किए जा रहे हैं क्योंकि सस्ते श्रमिकों का अभाव पाया जाए। उसी प्रकार से शक्ति के साधनों तक अभिगम्यता से तात्पर्य है उद्योग में चलने वाले जो भारी मशीन होते हैं वह शक्ति के द्वारा चलाए जाते हैं, अतः शक्ति के स्रोत आसपास में होना अति आवश्यक होता है। चौथा जो कारक है उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाला वह परिवहन एवं संचार की सुविधाओं तक अभिगम्यता है। परिवहन और संचार की सुविधाएं भी विकसित होनी चाहिए क्योंकि उद्योगों में विभिन्न प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है जो परिवहन के साधनों द्वारा लाया जाता है। साथ ही साथ उद्योगों में विशाल पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है जिसे बाजार तक पहुंचाने की आवश्यकता होती है। अतः इन कार्यों के लिए सस्ते एवं सुविकसित परिवहन संचार सुविधाओं का जाल बिछा होना चाहिए। अगला जो कारक है बाजार तक अभिगम्यता। उद्योगों को स्थापित करने के लिए यह भी ध्यान दिया जाता है कि आसपास में कोई बड़ा बाजार होना चाहिए क्योंकि उद्योगों के द्वारा विशाल पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है और इस वस्तुओं को खपत करने हेतु बाजार की आवश्यकता होती है। अतः बाजार भी उद्योगों को अवस्थिति को काफी प्रभावित करता है। अगला जो कारक है उद्योगों के प्रति सरकार की नीति। यह भी बहुत बड़ी विशेषता होती है। उद्योगों को स्थापित करने के लिए सरकार किस तरह से उद्योग के प्रति संवेदनशील है या उसकी नीति क्या है उद्योग के प्रति। अगर सकारात्मक दृष्टिकोण है सरकार की तो उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं और अगर उद्योगों के प्रति उदासीनता है सरकार तो वहां पर उद्योग स्थापित नहीं किए जा सकते हैं। उसी प्रकार है समूहन अर्थव्यवस्था तक अभिगम्यता या उद्योगों के मध्य संबंध। इसका तात्पर्य यह है कि अगर एक आधारभूत उद्योग के आसपास अन्य उद्योग को स्थापित किया जाए तो इसमें काफी परिवहन लागत बचने की संभावना होती है। यह भी उद्योग को अवस्थिति को प्रभावित करता है। और अंतिम प्रश्न जो है दीर्घ उत्तरीय मानचित्र से संबंधित है। 19वां प्रश्न दिए गए भारत के मानचित्र के आधार पर 801 से अधिक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का नाम लिखें। यह मानचित्र जो दिया गया है वह 2011 की जनगणना के अनुसार दिया गया है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार मानचित्र कार्य में दिया गया है कि 801 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों के नाम लिखें। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 801 व्यक्ति से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जो प्रमुख राज्य हैं वह उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और केरला है। इसके साथ साथ जो केंद्र शासित है, केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, दमन एवं दीव एवं लक्षद्वीप है। ये सभी राज्यों में जनसंख्या घनत्व तो 801 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व तो 828 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसी प्रकार केरल में 859 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 1029 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार है। उसी प्रकार केंद्र शासित राज्यों की बात करें तो दिल्ली सबसे अधिक सघन जनसंख्या वाला राज्य है जहां पर 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। चंडीगढ़ में 9,252 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करता है। पुडुचेरी में 2,598 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करता है। दमन एवं दीव में 2,169 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करता है तथा लक्षद्वीप में 2,013 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करता है। इस तरह से हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश, बिहार और फिर पश्चिम बंगाल और केरल को दर्शा सकते हैं। ये
लाल रंग से दर्शाया गया है। इसी वहाँ मानचित्र में अलग कलर से दिया हुआ है। यहाँ लाल रंग से दिए गए राज्यों को दर्शाना है या नाम लिखना, या हम लोग यहीं पर नाम लिख सकते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, यहाँ पर दिल्ली स्थित है। उसी प्रकार से यहाँ पर चंडीगढ़ है, पुडुचेरी इस क्षेत्र में हम लोग दर्शा सकते हैं। छोटे छोटे राज्य हैं, केंद्र शासित राज्य। और लक्षद्वीप जो है यहाँ पर स्थित है, अरब सागर में। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कक्षा 12 विषय भूगोल मॉडल प्रश्न पत्र सेट नंबर 1 से संबंधित यह वीडियो सत्र जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तथा हमारे चैनल भूगोल फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अवश्य हिट करें, जिससे आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और इस वीडियो से संबंधित किसी प्रकार का प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। साथ ही साथ भूगोल से संबंधित अन्य विषय बिंदुओं को अगर जानना हो तो हमारे ब्लॉग www.bhugol.net में विजिट कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।